हेलो लिसनर, अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत लफ्ज़ों का सफ़र, कहानी मोहब्बत दिल पर दस्तक, एपिसोड 72। कहानी को आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लग रही है। चलिए आगे सुनते हैं। एपिसोड 72, जो जावेद और हमरा की नोकझोंक। बकवास मत करो वजी, डायरी दो मुझे, वो गुस्से से बोली तो अब की बार इसने शराफत का मुजाहिरा करते हुए डायरी वापस कर दी। बाय द वे, ये इतनी फुलझड़ी सी शायरी किस बदनसीब के लिए की है तुमने? वे बड़े दोस्ताना अंदाज में पूछ रहा था। हमरा का जी चाहा डायरी इसके सर पर दे मारे। किसी के लिए भी नहीं हो, मगर तुम्हारे लिए हरगिज नहीं थी, बेरुखी से कहा। थैंक गॉड। वे फौरन ही मशकुराना हुआ था। मैं कहाँ तुम्हारी नज्म के हीरो की तरह सिगरेट पी पी के कलेजा फूंकता रहता, या गली गली पागलों की तरह तुम्हारा नाम पुकारता। जावेद, अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ, इसका जब्त जवाब देने लगा था। चला जाता हूँ यार, मैं तो तुम्हारे पास एक छोटे से काम के लिए आया था, वो तो रास्ते में तुम्हारी डायरी ने ईमान खराब कर दिया। वे मिस्कीन अंदाज में कहता अभी भी इसकी डायरी को देख रहा था, जैसे वे अपनी किताब के नीचे रख चुकी थी। इसकी नजर का महूल जानते हुए वे गैर महसूस कुन तरीके से किताबों की तरफ पुष्ट किए इसके आगे दीवार बनकर खड़ी हो गई। तो तुम अपना ये छोटा सा काम अपनी झंडे वाली सरकार के मुवक्किलों से क्यों नहीं करवा लेते, जो उन्होंने तुम्हें खिदमतगार के तौर पर दे रखे हैं? हमरा ने भी इसकी तरह छोटा सा को खासा लंबा करके अदा किया था। लो भला, इनसे ऐसे छोटे छोटे काम करवाता क्या मैं अच्छा लगूंगा? इनके लिए तो मैंने बहुत शानदार काम सोचा हुआ है। हमरा का दिल होल गया। जरूर मेरा ही कुछ बुरा सोचा होगा तुमने। तुम्हारा नहीं, अपना सोचा है, और बहुत खूबसूरत सोचा है। वे अपनी शरारत से चमकती ज़हीन निगाहें इस पर जमाए दफ्तर मुस्कुराया तो वे ताकर बोली, अब ये ख्याली पुलाव पकाना बंद करोगे और निकलो यहाँ से। पहले कॉलेज में दिमाग खपा के आई हूँ, घर आते ही तुम वारिद हो गए हो। मुझे नींद आ रही है। ये तो अब तुम बहुत ज्यादती कर रही हो। आज आप ही हड़ताल पर हैं, भाभी मैके जा चुकी हैं। मैं तो तुम्हारे पास फक्त 5 कप चाय की फरमाइश लेकर आया था। हाँ हाँ, और तुमने सोचा होगा कि हमरा तो जरूर ही तुम्हारे फजूल किस्म के दोस्तों के लिए चाय बना देगी, जो शायद वैसे तो मैं बना ही देती, मगर मेरी पर्सनल डायरी को छेड़कर तुमने जो सरीहा गुनाह किया है, इसकी सजा के तौर पर इन सबको अपने अपने घर जाकर चाय पीना पड़ेगी। सजा तो तुम्हारे हाथ की ही चाय पीकर मिलेगी। मेरा मतलब है कि मैंने कोई गुनाह थोड़ी किया है। गलती कह लो, जिस पर मैं सॉरी कह सकता हूँ तुमको। वजी प्लीज गेट अप। हमरा ने कमाल बेमुरव्वती का मुजाहिरा किया तो इसकी शरारत फौरन तहजीब में बदल गई। ओके, तो मैं अभी जाके सबको तुम्हारी नज्म सुनाता हूँ। वे क्या लिखा हुआ था? महफिलों से दूर सिगरेट सुलगाकर आग के शोलों में लिपटा, अलावों की तरह जागता, पागलों की तरह पुकारता, फिर देखना दिसंबर की पहले हफ्ते में ही तुम्हारी रुखसती अमल में आ चुकी होगी। वे धमाके लगाने वाले अंदाज में इसकी नज्म की आजादी में मजीद इजाफा करते हुए आइंदा सूरत हाल का नक्शा खींच रहा था। खबरदार जो ये सारी बकवास किसी के सामने की तो। नहीं करूंगा, अगर तुम मेरे दोस्तों के लिए चाय बना दोगी तो। इसने बड़ी बेनियाजी से मशतरा हल पेश किया था। और बाद में भी कभी किसी को नहीं बताऊंगा कि ये मेरी शायरी है, और ना ही मेरा मजाक उड़ाओगे। वो वादा लिए ही रही थी, जावेद इनसे यकीन दिलाने वाले अंदाज में बोला। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो किसी को शक भी नहीं होने दूंगा कि एक नज्म शायरा अपनी आजिजी के बाइस किसी
गुमनामी की जिंदगी बसर कर रही है, और अगर तुम अपने किए से मुकर गए तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी। वे नरूठेपन से बोली तो जावेद ने बामुश्किल होठ भींचकर मुस्कुराहट रोकी, फिर उसे लफ्जों पर जोर देते हुए बोला, स्टैम्प लिखवा लो, मैं जिंदगी भर तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। खैर, इतने फर्मा बरदार तो तुम कभी भी नहीं रहे हो। हमरा भी अभी मशकूक रही थी, अगर तुम्हारी कसम खाऊंगा तो फिर से तुम्हें कोई वहम लग जाएगा। अब तुम चलकर चाय बना दो, वो खबीस मेरी जान रो रहे हैं। यूनिवर्सिटी से सीधे यहीं आ रहे हैं हम सब। अगर चाय के साथ कुछ खाने को भी हो जाए तो जरा मजा आ जाएगा। आसिम और वहील की को भूख भी लग रही है। वो मस्जिद फैला तो वह दरवाजे से बाहर निकलती हमरा ठिठक गई। मैं सिर्फ चाय बनाऊंगी। उसे बावर कराया तो वे दोस्ताना मुस्तफाना अंदाज में बोले, अच्छा, अब इतने बड़े राज को छिपाने की इतनी कम कीमत, बहुत घटिया हो तुम। इसका मतलब पाकर सुलग कर कहती हुए बिल्कुल बाहर निकल गई। वह हंसता हुआ इसके कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। वे शॉवर लेने के बाद तौलिए से बाल रगड़ता अपनी धुन में बाहर निकला तो अपने बिस्तर पर नीम दराज अनस को देखकर ठिठक सा गया। फिर दोबारा अपने काम में मसरूफ होते हुए उसे छेड़ने वाले अंदाज में बोला, क्या बात है, कहीं भाभी से झगड़ा तो नहीं हो कर बैठे हो? ऑफिस के बाद सीधा मेरे कमरे में दिखाई दे रहे हो। रॉन्ग, मेरी मिसेज अपने मैके में है, इसीलिए इससे झगड़े का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अलबत्ता तुमसे झगड़ा शायद हो ही जाए। वे कहता हुआ उठ खड़ा हुआ था। मोहित टी शर्ट पहनते इसके सामने आकर कुर्सी पर बैठा। ऐसी क्या खता हो गई मुझसे? तुम मुझसे अपनी बातें छुपाने लगे हो? अनस संजीदा था। ये क्या डायलॉग बाजी है यार, खुलकर बात करो, मैं भला क्या छुपाऊंगा तुमसे। वह मुस्कुरा रहा था। अनस ने जांचती नजरों से उसे देखा। तो मैं ये समझूं कि जो जूही कह रही है वो झूठ है? वो सवारी नजरों से उसे देख रहा था, मगर अनस खामोश ही रहा। कुछ कहोगे तो ही मुझे पता चलेगा ना कि मोहतरमा ने मेरे मुतालिक क्या बयान जारी किया है। वे बड़े तहम्मुल से कह रहा था, मुझे तुम्हारी अलमारी के लॉकर की चाबी चाहिए। अनस ने उसे घूरते हुए कहा तो वे ना समझने वाले अंदाज में पूछने लगा, इसका क्या करोगे तुम चाबी दे रहे हो या नहीं? अब की बार वो डपट कर बोला तो मुईद ने मुस्तफाना अंदाज नजरों से उसे देखते हुए कहा, वैसे तो मैं अपने लॉकर को कभी खुला नहीं रखता, मगर फिर भी अगर तुम्हें इसकी चाबी चाहिए तो वे ड्राइंग टेबल की दाहिनी दराज में रखी है। वह मशकूक नजरों से उसे देखता उठकर अलमारी की जानिब बढ़ा तो मुईद गहरी सांस भरता उठकर आईने के सामने खड़ा बाल बनाने लगा। वे इसके लॉकर में हाथ मारता पता नहीं कौन सा गौहर नायाब दरियाफ्त करने की कोशिश कर रहा था। फिर नाकाम होकर मुईद की तरफ पलटा जो इसी के इंतजार में सीने पर बाजू लपेटे खड़ा था। अब अगर तुम चाहो तो मेरे बैंक का लॉकर भी चेक कर सकते हो, वह बड़े तहम्मुल अंदाज में कह रहा था। अनस ढीला सा पड़कर फिर से इसके बिस्तर पर दराज हो गया। ये जूही की बच्ची किसी दिन पिट जाएगी मुझसे। बात क्या है आखिर? क्यों शर्लाक हूं मजे बनने की कोशिश कर रहे हो? वो मुझसे कह रही है कि वो इस रिश्ते से नाखुश है क्योंकि तुमने खुद इसके सामने किसी और लड़की से वाबस्तगी और पसंदीदगी जाहिर की है, जिसकी न सिर्फ तस्वीर तुम्हारे लॉकर में रखी है बल्कि इसके लिए तुमने बहुत सी शायरी भी कर रखी है। इसने मुख्तसर तफसील बताई थी, मगर मुईद के इत्मीनान में कतई फर्क नहीं पड़ा था। और तुमने इसकी बात मान ली? यूं ही शक सा हुआ था, फिर वो बात भी तो इतने मजबूत अंदाज में कर रही थी। मगर अब मुझे लग रहा है कि इसका दिमाग खराब हो चुका है। भला इस गलत बयानी का क्या मकसद था? अब अनस को जूही पर गुस्सा आने लगा, जिसकी वजह से आज मुईद का लॉकर चेक करने निकल पड़ा था। भला इसने कब मुईद पर ऐसी बेएतबारी की थी? मगर मुईद रसानियत से बोला,
وہ یقیناً مذاق کر رہی تھی، تمہیں تنگ کرنا چاہ رہی ہوگی۔ اس بات پہ تو میں نے غور ہی نہیں کیا۔ انس کو بھی اپنی غلطی کا خیال آیا تھا، پھر وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ویسے معید، رشتہ تو تم دونوں کے ساتھ ایک جیسا ہی ہے، مگر میں پھر بھی تم سے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ واقعی تم دونوں کی طبیعتوں میں بہت فرق ہے۔ تم جس قدر میچیور اور ٹھنڈی طبیعت کے مالک ہو، وہ اسی قدر انمیچیور اور جذباتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تمہاری جتنی اہمیت ہم سب کے لیے ہے، وہ تمہاری اتنی قدر نہیں کرتی۔ اس کی پر محبت تشویش معید کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ جب میں اس کی قدر کروں گا تو اسے خود بخود میری قدر کرنا آ جائے گی۔ تم کیوں اتنی تشلیل باتوں میں دماغ کھپا رہے ہو؟ ویسے وہ بھی اپنی جگہ بالکل صحیح ہے۔ جس طرح تم اس کی طبیعت صاف کر رہے تھے، اس سے تو اس کا مستقبل خطرے میں ہی لگ رہا تھا۔ کبھی پیار سے بات کی ہو تو اس کے خیالات بدلے نا۔ مشورے کا شکریہ، معید نے سادگی سے کہا تو وہ چڑ کر بولا، کبھی ایسے مشوروں پر عمل درآمد بھی کر لیا کرو، شاید یوں ہی تمہاری سوکھی سڑی زندگی میں بہار آ جائے۔ خالی پیٹ اتنی تقلیل گفتگو معدے کے لیے نقصان وہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ فی الحال تو کپڑے چینج کر کے کھانے کی میز پر پہنچو، تمہارے فرمات سے میں پھر استفاد کر لوں گا۔ معید نے نرمی سے کہا تو وہ کھڑا ہوا۔ میرا بھی 100% یہی خیال ہے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی جان کا یقین کر لینے کے بعد معید اپنی جگہ سے اٹھ کر رائٹنگ ٹیبل کی طرف آیا، داہنی دراز کھول کر اس میں سے لاکر کی چابی اور اپنی ڈائری نکالی۔ ڈائری کھولتے ہی صفحات کے نیچے رکھی تصویر جیسے روشن سی ہو گئی۔ معید کو لگا وہ مسکراتا ہوا چہرہ ماحول پر چھانے لگا ہو۔ تم کیا جانو انس، میری زندگی میں تو جانے کب سے بہار آ چکی۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سوچتے ہوئے اس نے پھر سے ڈائری کو لاکر میں رکھ کر لاک لگایا اور اس بار چابی بک شیلف کی پلاسٹک شیٹ کے نیچے رکھ دی۔ محض اتفاقی تھا کہ کل لان میں کھلنے والی اپنے کمرے کی کھڑکی میں سے کھڑا وہ خود اس محض چند فٹ کے فاصلے پر پلٹا۔ انس اور زوہی کی ساری گفتگو سے واقف ہو گیا تھا۔ وہ تو کمرے میں تاریکی کے باعث اسے دیکھ نہیں پائے، مگر معید نے ان کی ہر بات سنی تھی۔ کبھی تو وہ تمام فارمیلٹیز نبھا کر بیٹھا ہوا تھا اور نہ ابھی تک انس پر ہر راز آشکار ہو چکا ہوتا۔ وہ مطمئن سا ہو کر کمرے سے نکل گیا۔